विलियम द कॉन्करर का जन्म वर्ष येजी हालिसिया 1865 नेपाल में हुआ था। एक ऐसी घटना जिसने घटनाओं की एक श्रृंखला को गति दी और हमेशा के लिए अंग्रेजी इतिहास के पाठ्यक्रम को बदल दे। उनका जन्म स्थान फ्रांस के राज्य में एक डची नॉर्मैंडी में दुर्जे शैटो डी फलाइज था। उनके पिता शक्तिशाली और मुखर रॉबर्ट प्रथम थे, जो नॉर्मैंडी के शासन करने वाले ड्यूक थे। ये नाई से अंशान चिहेन खैर अथरी गए वो फलाइस गैन थी जिसकी हर ले वो छेद से भी नचाले रॉबर्ट से रिवायत नहीं थी। एक ऐसा तथ्य जिसने विलियम के प्रारंभिक जीवन पर एक लंबी छाया डाली। इस अवैध स्थिति ने उन्हें उनके विरोधियों और प्रतिद्वंदियों से विलियम द बास्टर्ड की अपमानजनक उपाधि दिलवाई। उनके जन्म की परिस्थितियों के बावजूद उनके पिता ने उन्हें अपना एकमात्र उत्तराधिकारी माना। ड्यूक रॉबर्ट प्रथम ने यरूशलेम के पवित्र शहर की तीर्थ यात्रा करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया। अब ने अपने प्रस्थान से पहले उन्होंने अपने रईसों को युवा विलियम द कॉन्करर के प्रति अपने नामित उत्तराधिकारी के रूप में वफादारी की शपथ दिलाई। मैंडी के लिए दुखद शिष्य के अनसफाना सभ्यता किए। ड्यूक रॉबर्ट प्रथम की वर्ष 1580 में अपनी वापसी यात्रा पर नाइसिया में मृत्यु हो गई। अचानक लगभग 7 या 8 वर्ष की कोमल आयु में विलियम द कॉन्करर नॉर्मैंडी के नए ड्यूक बन गए। उनके आरोहण ने डची को हिंसक अराजकता और गृह युद्ध के दौर में धकेल दिया। महत्वाकांक्षी नॉर्मन लॉर्ड्स ने बालक ड्यूक को अपनी शक्ति बढ़ाने और पुराने हिसाब बराबर करने के अवसर के रूप में देखा। विलियम द कॉन्करर के कई नियुक्त अभिभावकों की उनके प्रतिद्वंदियों द्वारा बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। एक ओसबर्न को युवा ड्यूक के शयन कक्ष में ही मार दिया गया था। इस निरंतर खतरे और उथल पुथल ने बहुत कम उम्र से ही विलियम द कॉन्करर में एक कठोर और क्रूर चरित्र का निर्माण किया। उन्होंने जल्दी ही सीख लिया कि अस्तित्व केवल उनकी अपनी ताकत, चालाकी और अंतिम अधिकार पर निर्भर करता है। अपना के मध्य तक नन्हित विलियम द कॉन्करर सक्रिय रूप से अपनी डची के मामलों को अपने नियंत्रण में ले रहे थे। में उन्हें अपनी अब तक की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती का सामना करना पड़ा। नॉर्मैंडी के पश्चिमी हिस्से में एक बड़ा विद्रोह का नेतृत्व उनके अपने चचेरे भाई विलियम चले गए, जिनका डची पर एक प्रशंसनीय दावा था। भारी बाधाओं का सामना करते हुए विलियम द कॉन्करर ने अपने सामंती अधिपति फ्रांस के राजा हेनरी प्रथम से सहायता मांगी। राजा और ड्यूक की संयुक्त सेना वेल एस्ड्यून्स की निर्णायक लड़ाई में विद्रोहियों से मिली। विलियम द कॉन्करर ने असीम व्यक्तिगत बहादुरी के साथ लड़ाई लड़ी, खुद को एक सक्षम योद्धा के रूप में प्रतिष्ठित किया। वेल एस्ड्यून्स में जीत पूर्ण थी और इसने पूरे नॉर्मैंडी पर उनके अधिकार को मजबूत किया। उन्होंने व्यवस्थित रूप से अपनी भूमि को शांत किया और अपनी शक्ति को समेकित किया। फिर उन्होंने फ्लैंडर्स की शक्तिशाली काउंटी के साथ गठबंधन करने की मांग करते हुए एक रणनीतिक विवाह पर अपना ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने अपनी इच्छित दुल्हन के रूप में काउंट बॉल्डविन वी की बेटी मटिल्डा ऑफ फ्लैंडर्स को चुना। रक्त संबंध के आधार पर पोप लियोनीज द्वारा शुरू में विवाह को मना किया गया था, क्योंकि वे दूर के चचेरे भाई थे। अपने विशिष्ट अनाज से ही जीतते हुए विलियम द कॉन्करर ने पोप के प्रतिबंध की अवहेलना की और हारे के आसपास मटिल्डा से शादी कर ली। अंततः उनके मिलन के लिए पोप की अनुमति प्राप्त करने के लिए वर्षों की कठिन बातचीत की आवश्यकता प्रायश्चित के रूप में अनानाथ की नौफेक्ट विलियम द कॉन्करर और मटिल्डा को कान शहर में दोएबे स्थापित करने की आवश्यकता थी। शादी व्यक्तिगत और राजनीतिक दोनों रूप से बड़ी सफलता साबित हुई, जिससे कई बच्चे पैदा हुए। अंग्रेजी सिंहासन पर
नया संतान राजा एडवर्ड द कन्फेसर का कब्जा था। एडवर्ड, जिनकी मां नॉर्मन थी, ने अपने जीवन का अधिकांश समय नॉर्मैंडी में निर्वासन में बिताया था और विलियम द कॉन्करर के साथ उनके करीबी संबंध थे। नॉर्मन इतिहासकारों के अनुसार जो मायोसियारिया में एक यात्रा के दौरान एडवर्ड ने विलियम द कॉन्करर को अंग्रेजी सिंहासन देने का वादा किया था। यह वादा इंग्लैंड का असली राजा होने के विलियम द कॉन्करर के दावे का आधार बन गया। हालांकि ये अन्य निर्णय सुमन मतेरियल शक्तिशाली गॉडविंसन परिवार का व्यापक प्रभाव था, जिसका नेतृत्व वेसेक्स के अल हेरोल्ड गॉडविंसन ने किया था। में एक महत्वपूर्ण घटना घटी जब हेरोल्ड गॉडविंसन का जहाज पोंथियो के तट पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उन्हें विलियम द कॉन्करर को सौंप दिया गया। वे उनके मेहमान बन गए, लेकिन वास्तव में एक उच्च मूल्य वाले के दौरान विलियम द कॉन्करर ने हेरोल्ड को अंग्रेजी सिंहासन पर विलियम के दावे का समर्थन करने के लिए एक पवित्र शपथ लेने के लिए मजबूर किया। राजा एडवर्ड द कन्फेसर की जनवरी में मृत्यु हो गई, जिससे उत्तराधिकार संकट पैदा हो गया। ब्रिटेना मोट, जो अंग्रेजी लॉर्ड्स की परिषद थी, ने तुरंत हेरोल्ड को इंग्लैंड के राजा के रूप में स्वीकार कर लिया। हेरोल्ड का राज्याभिषेक नवनिर्मित वेस्टमिंस्टर एबे में बड़ी जल्दबाजी के साथ हुआ। यह खबर नॉर्मैंडी में विलियम द कॉन्करर तक पहुंची तो वे एक ठंडे और गणनात्मक क्रोध से भर गए। उन्होंने तुरंत बलपूर्वक अंग्रेजी सिंहासन लेने के लिए एक बड़े आक्रमण की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने पोप अलेक्जेंडर द्वितीय का आशीर्वाद प्राप्त किया, जिन्होंने उन्हें एक पोप बैनर भेजा, जिससे आक्रमण एक पवित्र युद्ध में बदल गया। गर्मियों के दौरान विलियम द कॉन्करर ने पूरे यूरोप से नॉर्मन शूरवीरों और भाड़े के सैनिकों की एक विशाल सेना को इकट्ठा किया। हालांकि उनका बेड़ा हफ्तों तक लगातार प्रतिकूल उत्तरी हवाओं के कारण रिवर डाइव्स के मुहाने में फंसा रहा। इंग्लैंड के राजा हेरोल्ड को अपने ही भाई टोस्टिंग और नॉर्वे के राजा हेराल्ड हडराडा से उत्तर में आक्रमण का सामना करना पड़ा। हेरोल्ड ने अपनी सेना को अविश्वसनीय गति से उत्तर की ओर कूच किया और 10 सितंबर को स्टैमफोर्ड ब्रिज की लड़ाई में एक करारी जीत हासिल की। हवाएं अंततः बदल गई, जिससे विलियम द कॉन्करर को पाल स्थापित करने की अनुमति मिली। को पेवेंसी वे पर बिना किसी विरोध के उतरा। विलियम द कॉन्करर ने हेस्टिंग्स में एक गढ़वाले शिविर की स्थापना की और आसपास के ग्रामीण इलाकों को परेशान करना शुरू कर दिया। खबर सुनकर थके हुए राजा हेरोल्ड को दंड देने वाली गति से अपनी सेना को फिर से दक्षिण की ओर कूच करने के लिए मजबूर होना पड़ा। दोनों सेनाएं अंततः हेस्टिंग्स के पास एक मैदान पर मिली। हेस्टिंग्स की लड़ाई पूरे दिन चली। के लिए गया है, जो एक क्रूर और करीबी मुकाबला था। एक अफवाह फैल गई कि विलियम द कॉन्करर मारे गए हैं, जिससे उनके सैनिकों के पैर डगमगाने लगे। विलियम द कॉन्करर ने बहादुरी से अपनी पंक्तियों के बीच से सवारी की, अपना चेहरा दिखाने और अपने आदमियों को फिर से इकट्ठा करने के लिए अपना हेलमेट उठाया। नॉर्मन्स ने इंग्लिश शील्ड वॉल के कुछ हिस्सों को अपना गठन तोड़ने के लिए लुभाने के लिए नकली पीछे हटने की रणनीति अपनाई। राजा हेरोल्ड गॉडविंसन को मार गिराया गया और उनकी मृत्यु हो गई, जिसने अंग्रेजी सेना के भाग्य को सील कर दिया। उनके राजा की मृत्यु ने अंग्रेजों के मनोबल को तोड़ दिया और शील्ड वॉल अंततः टूट गई। विलियम द कॉन्करर इतिहास की सबसे निर्णायक लड़ाइयों में से एक के विजेता थे। उन्होंने अंग्रेजी रईसों के आत्मसमर्पण को मजबूर करने के लिए भूमि को तबाह करते हुए लंदन की ओर कूच किया।
अन्ना वे यही समय आए डी से सलाह देखो वो समय था ठीक। एडगर एथेलिंग सहित शेष अंग्रेजी नेताओं ने उनके सामने आत्मसमर्पण कर दिया और उन्हें ताज की पेशकश की। नासी मई के समासी के क्रिसमस दिवस पर विलियम द कॉन्करर को वेस्टमिंस्टर एबे में इंग्लैंड के राजा का ताज पहनाया गया। उनके शुरुआती शासनकाल को अंग्रेजी विद्रोहों को दबाने के लिए क्रूर अभियानों की एक श्रृंखला द्वारा चिन्हित किया गया था। इनमें से सबसे कुख्यात समय अख्तर का हेरिंग, जिसने क्षेत्र को पूरी तरह से तबाह कर दिया। अपने नियंत्रण को सुरक्षित करने के लिए विलियम द कॉन्करर ने अपने नए राज्य में महल निर्माण का एक विशाल कार्यक्रम शुरू किया। उन्होंने पूरे एंग्लो सैक्सन अभिजात वर्ग को अपने वफादार नॉर्मन अनुयायियों के साथ बदल दिया, जिससे सामाजिक संरचना मौलिक रूप से बदल गई। विलियम द कॉन्करर ने अपने राज्य के व्यापक सर्वेक्षण का आदेश दिया, जिसे नॉर्म्स डे बुक के रूप में जाना जाएगा। इस उल्लेखनीय प्रशासनिक उपलब्धि ने इंग्लैंड की भूमि, धन और जनसंख्या का एक अद्वितीय रिकॉर्ड प्रदान किया। अपने रॉबर्ट कोर्टहोस के विद्रोह का सामना करना पड़ा। विलियम द कॉन्करर को एक घातक आंतरिक चोट लगी जब उनका घोड़ा बिदक गया। अगर नहीं सितंबर 675 और कान में उनका अपमानजनक अंतिम संस्कार ऐसे शक्तिशाली सम्राट के लिए एक अजीब अंत था। विलियम द कॉन्करर की विजय ने इंग्लैंड को हमेशा के लिए महाद्वीपीय यूरोप से जोड़ दिया और द्वीप राष्ट्र में फ्रांसीसी भाषा और सामंतवाद की शुरुआत।